हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संगठन के आधार को पढ़ेंगे। संगठन के आधार को हम पिछले क्लास में एक क्लास हो चुका है जिसमें हम संगठन के परिभाषा को जाने, इसका परिचय किए और फिर संगठन के जो प्रकार को पढ़े। ये दो प्रकार का है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संगठन को भी पढ़े। औपचारिक संगठन से क्या लाभ है, क्या हानि है, अनौपचारिक संगठन से क्या समझते हैं, अनौपचारिक संगठन से क्या लाभ है और क्या हानि है, इन सारी बातों को हमने पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर, जानेंगे कि दोनों संगठन में जो है क्या अंतर है। ऐसे तो दोनों के संगठन, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को जो हमने पढ़ा, दोनों का लाभ हानि विशेषता सारी बातों को जानने के बाद जो है कुछ हमें पता चल गया है कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन अब जो है फॉर्मल रूप से जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों को पॉइंट्स के रूप में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि संगठन क्या है, इसकी परिभाषा विशेषता देते हुए औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें संगठन के बारे में लिखना होगा, इसका परिचय लिखना होगा, संगठन की कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया परिभाषा को दर्शाना होगा, उसके बाद औपचारिक संगठन के बारे में दर्शाना होगा, फिर अनौपचारिक संगठन के बारे में। उसके बाद जो है हम अंतर पर आएंगे कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो इसमें पहला अंतर है कि औपचारिक संगठन यांत्रिक होता है, ठीक है, यानी ये जो है यांत्रिक होता है, यानी मशीनिस्टिक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, यानी मानव यानी लोगों के द्वारा जो है, लोगों के आधार पर ये जो है काम करता है, लोगों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इंटर रिलेटेड को हमने पढ़ा था अनौपचारिक संगठन में, इंटर रिलेटेड ह्यूमन, यानी कि मानव जो है एक दूसरे के साथ आंतरिक संबंध और आंतरिक सहयोग स्थापित करता है। इसलिए पहला कहा है कि औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये मशीनिक है, यानी ये मशीनी है, यानी ये आंतरिक है, यांत्रिक है। और अनौपचारिक संगठन क्या है, मानवीय संबंध पर आधारित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि औपचारिक संगठन में चाहे कितनी भी पूर्णता क्यों नहीं हो, किंतु उसमें अवश्य ही कहीं न कहीं रिक्तता रह जाती है, ठीक है, यानी कहीं न कहीं आपको इम्पिटी ही दिखेगा, लेकिन जिसकी पूर्ति अनौपचारिक संगठन द्वारा होती है। औपचारिक संगठन में क्या होता है, कितना भी पूर्ण क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो आपको खाली नजर आएगा, ठीक है। तो इसकी पूर्ति कौन करता है, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो पॉइंट्स है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर का, इसमें कहा गया है कि औपचारिक संगठन एक कानूनी धारणा है, क्या है, एक कानूनी धारणा है। इसमें आपसी संबंधों की स्पष्टता को लेकर उठी आपत्तियों को आचार संहिता के आधार पर दूर किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का स्वरूप वैधानिक नहीं होता है, यानी ये लीगली नहीं होता है, ठीक। अनौपचारिक संगठन जो है ये तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है, तो ये लीगल नहीं होता है। हालांकि वर्तमान समय में जो अनौपचारिक संगठन यानी अगर कंपनी भी है तो उसको भी रूल रेगुलेशन कुछ न कुछ जो है फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट्स है उसमें कहा गया है कि लिखित आदेशों के अनुसार कार्य करने की पद्धति को औपचारिक संगठन कहा जाता है। लिखित आदेश इसमें दिया गया है, जबकि आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार
कार्य करने की पद्धति को हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि फॉर्मल में, औपचारिक संगठन में लिखित होना चाहिए। जब तक कि किसी भी तरह का लिखित नोटिफिकेशन नहीं आता है, लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है, तब तक उस पर कोई भी जो है कार्य नहीं होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, आवश्यकता पड़ी या परिस्थिति वैसी आ गई तो हम क्या किए, उस कार्य की पद्धति को हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। पांचवा जो पॉइंट्स है ये एल.डी. व्हाइट ने दिया है। इन्होंने कहा है कि औपचारिक संगठन की प्रवृत्ति विवेकशील तथा अवैयक्तिक बनने की ओर रहती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की जो प्रवृत्तियां होती है वो भावुक एवं व्यक्तित्व की ओर, पर्सनालिटी की ओर जो है वो गमन करता है। तो ये एल.डी. व्हाइट का कहना है कि औपचारिक संगठन विवेकशील तथा अवैयक्तिक बनने की ओर रहती है, जबकि अनौपचारिक संगठन अवैयक्तिक होता है, व्यक्तिक होता है। ठीक है, तो ये जो है 5 पॉइंट। एक और है जो कि संगठन के आधार को हम पढ़ेंगे, क्या है, बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, पांचवा चैप्टर्स का नाम ही है संगठन का आधार, यानी बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या आधार है, तो इस आधार को लूथर गुलिक ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया है, लूथर गुलिक ने अपना सिद्धांत दिया है। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के लिए 4 संभावित आधार सुझाए हैं। विभागीय यानी डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल जो आधार है वो इन्होंने 4 प्रकार का बताया है। इसे 4P के नाम से जाना जाता है। 4P इसलिए कहते हैं कि 4P के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। जैसे पहला है पर्पस यानी उद्देश्य, कार्य या प्रयोजन। यानी कि कोई भी अगर संगठन है तो किसी भी संगठन के बारे में कह सकते हैं ये जो संगठन बना है इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोजन है इस संगठन बनने का। तो कोई भी संगठन बनता है तो उसका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कोई भी संगठन बनता है। दूसरा जो पी से है वो है प्रोसेस। देख लीजिए, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, कि ये जो संगठन है किस प्रक्रिया से गुजरेगी, प्रविधि या प्रक्रिया। तीसरा जो पॉइंट्स है ये है पर्सन्स मीन्स सेवा किए जाने वाले व्यक्ति, यानी संगठन है और संगठन का पर्पस है, प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करने वाले कौन है, पर्सन होगा, व्यक्ति होगा। ठीक है, और वो पर्सन किस स्थान पर काम करेगा, तो प्लेस। चौथा जो है प्लेस है, इसे याद रखेंगे। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 प्रकार का आधार बताया है, जिसे कि चारों जो है पी से ही ये शुरुआत होता है, तो इसे 4P के नाम से जाना जाता है। देखिए नीचे दिया हुआ है कि ये 4 आधार 4P यानी 4P के नाम से जाने जाते हैं। सामान्यतः सरकार के कार्यों को विभागों में विभाजित करने के लिए यही आधार प्रयोग किया जाता है। अब इस आधार को एक एक करके हम डिफिनेशन करेंगे। जैसे पहला है उद्देश्य या कार्य, क्या कार्य है इसका, क्या उद्देश्य है, क्या फंक्शन है, क्या पर्पस है। तो लोक प्रशासन में विभागीय संगठन करने के लिए आवश्यक बात कार्य समझी जाती है। जैसे राज्यों में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी, जेल आदि विभागों का बंटवारा संगठन कार्य के आधार पर ही किया जाता है। कभी कभी छोटे कार्य उप विभागों के संगठन का आधार बन जाते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य या कार्य के बारे में कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है। लाभ कहिए या यूँ कहिए कि इसके पक्ष में तर्क दीजिए। इसके पक्ष में क्या हम तर्क दे सकते हैं, जैसे मेरिट कर सकते हैं या फिर लाभ कर सकते हैं,
डिसएडवांटेज कह सकते हैं या फिर पश्चिमी तर्क कह सकते हैं। इसका पहला है कि इस प्रकार के संगठन में एक ही प्रकार से कार्य करने वाले व्यक्ति रहते हैं, उनका लक्ष्य समान होता है, यानी कि उन सारे व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो समान होते हैं, जिससे पारस्परिक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करना इजी हो जाता है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि जो कार्य को किया जाता है वो कुशलता में वृद्धि पाई जाती है, यानी वो कुशल पूर्वक वो कार्य को कर देता है। दूसरा पॉइंट्स है कि ऐसे संगठन में सारा उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहता है, ठीक है, और समय पर कार्य ना होने की दशा में वही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारे साधन होने से कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक समय में कमी आती है। चौथा पॉइंट्स है यदि कार्य विभाजन उद्देश्य के आधार पर किया जाए, यदि कार्य का बंटवारा जो है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर किया जाता है तो क्या होता है कि यह लोगों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, और वे उद्देश्य प्राप्ति के महत्व को समझता भी है, ठीक। ये लाभ है, ये पक्ष में तर्क है। लास्ट और पांचवा जो पॉइंट्स है वो ये कहा गया है कि एक ही प्रकार के कार्य हमेशा करने से विभाग के कर्मचारियों में एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, और उसमें जो है बिलीव हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, अनुभव, विशेषता, विश्वास और विशेषज्ञता, ये तीनों विकसित हो जाता है, ठीक है, तीनों विकसित हो जाता है, ठीक। तो अब आइए जानते हैं कि प्रोसेस का हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या डिमेरिट्स क्या है, या विपक्ष में तर्क क्या है, ठीक। तो इसके बारे में कहा गया है जिसमें कि पहला है कि यह सिद्धांत श्रम विभाजन तथा कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या कहा गया है कि ये जो सिद्धांत है ये श्रम का विभाजन और कार्य में जो विशिष्टीकरण होना चाहिए, जैसे 10 गो लोग हैं और 10 लोग में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का विशिष्टीकरण हो, एक ही प्रकार का अनुभव हो, लेकिन जैसा उद्देश्य के लाभ के बारे में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करने से क्या हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है। लेकिन डिमेरिट्स में कहा गया है कि क्या जरूर है कि एक ही व्यक्ति को एक ही काम करने दिया जाए। अगर 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति में जो है जिसमें जो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, तो वो अपना अपना विशेषता क्यों नहीं अपना कार्य के आधार पर दिखला सकता है। तो ये जो है डिमेरिट से बताया है। दूसरा कहा गया है कि इसके विरुद्ध तर्क यह भी दिया जाता है कि विभाग अपने आप में पूर्ण होता है और जनता के नियंत्रण से बहुत दूर हो जाता है, ठीक। तीसरा कहा गया है कि एक आरोप यह भी है कि इसमें निम्न प्रकार के स्थानीय कार्यों की उपेक्षा की जाती है, यानी कि छोटा छोटा जो कार्य होता है, जो स्थानीय लोकल लेवल पर जो कार्य होता है उसकी अपेक्षा की जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसका नुकसान हो जाता है, ठीक। अब जो दूसरा पॉइंट्स है 4P में वो है प्रोसेस यानी प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि यह कार्य करने की विशेष पद्धति है, ठीक। इसके आधार पर भी प्रशासकीय विभागों को संगठित किया जाता है, जैसे इंजीनियर है, अकाउंटिंग है, स्टेनोग्राफी है, मेडिकल है, कानून है आदि इसके उदाहरण है। इसके भी पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया गया है। पक्ष में तर्क दिया गया है यानी मेरिट्स के बारे में बताया गया है, लाभ के बारे में बताया गया है, ठीक। पहला है कि इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत यांत्रिक तथा महत्वपूर्ण सामग्री का भरपूर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का व्यवस्था में जो मशीनी व्यवस्था है या फिर जो महत्वपूर्ण प्रकार की जो सामग्रियां जो विभाग में जो रखा हुआ रहता है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुरूप है।
श्रम जो विभाजन है वो सिद्धांत के अनुरूप है, थ्योरी के अनुरूप है, और विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाता है। जिसके पास कुछ विशेषता है तो उस विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जो है क्या होता है कि बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक, अब तीसरा जो पॉइंट्स है उसमें कहा गया है कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना इजी हो जाता है, यानी एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन बैठाने में जो है वो सरल हो जाता है। चौथा पॉइंट्स है कि जीवन के संदर्भ में व्यवसायी सेवा का क्रम भली भांति स्थापित हो जाता है। ये तो पक्ष में तर्क रहा, या इसे मेरिट्स के हैं, लाभ के हैं, ठीक है, एडवांटेज के हैं। अब जो है इसके विपक्ष में तर्क क्या दिया गया है या इसकी हानि क्या बताया गया है, जिसमें पहला है कि प्रशासन में विशेषीकरण का सिद्धांत कर्मचारियों के दृष्टिकोण को अत्यंत सीमित बना देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा गया है कि इसके द्वारा जो कार्य करने में देर लगेगी और वह भी सुविधाजनक रूप से नहीं किया जा सकेंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि एक विभाग के भंग होने से सारे विभाग प्रभावित होंगे। जो प्रोसेस है, जो संगठन के आधार का जो प्रोसेस है, दूसरा पॉइंट जो प्रोसेस है उसमें कहा जाता है कि एक विभाग के भंग होने से सारे विभाग प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट है कि यह सिद्धांत प्रशासकीय संगठन को स्थापित करने के लक्ष्य को ही समाप्त कर देता है। पांचवा पॉइंट है कि विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारी अन्य सेवाओं के कर्मचारियों से स्वयं को भी श्रेष्ठ समझने लगेंगे, जो क्या होगा, घृणा को जन्म देगा, जिससे प्रत्येक विभाग को क्या होगा, हानि हो जाएगा। ठीक, पांचवा जो पॉइंट्स है वो है विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की सेवाओं के कर्मचारियों को, ये तो बता दिए हैं। छठा जो पॉइंट्स है कि इससे लोकतंत्रात्मक नियंत्रण का अभाव होगा, क्योंकि यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, किसे हम जो है, अगर कोई कार्य दिया गया है और उसमें असफल हो गए तो हम किसे जिम्मेदार ठहरावें, ये परखने में कठिनाई होगी। ठीक, और जो तीसरा जो पॉइंट्स है आधार का वो है पर्सन, यानी जो सेवा करने वाले जो व्यक्ति है, जिसे कि हम कर्मचारी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति ही न है। इसमें कहा गया है कि प्रशासकीय संगठन का एक आधार वे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी सेवा की जा रही है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार किसी वर्ग विशेष के सदस्यों की समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग विभाग का संगठन करती है। इस प्रकार के संगठनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस वर्ग विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा आदि हितों की सुरक्षा करना है। भारत में केंद्रीय पुनर्वास विभाग तथा कुछ राज्यों में समाज कल्याण विभाग इसी का उदाहरण है। अमेरिका में भी ऑफिस ऑफ इंडियन अफेयर्स है। रेड इंडियन की समस्याओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका में भी व्यवस्था है कि अगर भारतीय लोग वहाँ पर है तो भारतीय में से ही एक व्यक्ति को उसकी देख रेख के लिए जो है रखा जाता है। ठीक, या फिर जैसे कि सुने होंगे कि एसटी है, एससी है, तो एसटी एससी की देखरेख के लिए एसटी एससी का देखे होंगे कि आयोग है। जैसे ओबीसी ही है तो ओबीसी का आयोग है। आयोग क्यों बनाया जाता है कि फलाना जो कैटेगरी के लोग हैं इसमें क्या कमी है, उस कमी को दूर करना है, इसी के लिए जो है बनाया जाता है। पक्ष, इसके पक्ष में क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, या इसका लाभ हम क्या कह सकते हैं। इसके लाभ में हम ये कह सकते हैं, जिसमें पहला है इस वर्ग के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लिया जाए कि छोटे कास्ट यानी कि एसटी एससी के जो लोग हैं, अगर उनको कुछ पर्सनली समस्या आ गई तो वो कहाँ जाएंगे, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करके रखी है कि एसटी एससी आयोग है या उसका एक अलग से विभाग है, वो सीधे उस विभाग में जाएंगे और अपनी समस्या को रखेंगे
ऐसे अगर अलग से विभाग नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो उस टेबल पर जाएंगे या उस विभाग में जाएंगे, उस विभाग से उस विभाग में जाएंगे, कोई सुनेंगे कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन उसका जो पर्सनल जो एक अगर विभाग बना दिया गया है तो वो उसे अवश्य सुनेगा, क्योंकि उसे जो है उसका जो संगठन बनाया गया है इसी के समाधान के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स में कहा गया है कि जो लोग अधिक प्रगतिशील नहीं होते उनके लिए यह अधिक लाभकारी होता है। तीसरा पॉइंट्स है, एक वर्ग के लोगों से संबंधित सेवाएं एक ही विभाग द्वारा किए जाने से समन्वय अधिक होता है। चौथा पॉइंट्स है कि विभाग जो है वो सेवा समुदाय की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सेवा के स्तर में जो है सुधार होने लगता है। ठीक, पांचवा जो पॉइंट्स है इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है, यानी कि उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो निर्धारण होता है वो इजी हो जाता है। व्यक्ति को आसानी से ये पता चल जाता है कि किस विभाग के पास किस कार्य के लिए हमें जाना है, उनके लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, छठा जो पॉइंट्स है, आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को एक ऐसे विभाग की आवश्यकता होती है जो केवल इनके बारे में ही सोचे कार्य करे, उनके लिए इस प्रकार के विभाग वरदान सिद्ध होता है। ठीक है, अब इसका कुछ विपक्ष में तर्क है या यूं कहें इसके लिए भी कुछ हानि है। ये हानि जो पहला है वो हाल्डेन समिति ने दिया है। हाल्डेन समिति के अनुसार इस आधार पर गठित विभागों से बौने प्रशासन हो जाता है, बौने प्रशासन की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है, छोटे छोटे विभागों की भरमार हो जाएगी और समाज के अनेक वर्गों के लिए विभागों के गठन की मांग होने लगेगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, अगर एसटी एससी है या ओबीसी है तो ओबीसी में अगर कोई एक समुदाय के लोग जो ओबीसी में ही आता है अगर वो चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी में भी बहुत प्रकार के ओबीसी हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओबीसी का संगठन हुआ ओबीसी को देखने के लिए, तो ओबीसी में भी अब कई प्रकार के ओबीसी हो गए। अब उस कई प्रकार के विभाग को भी बनाना पड़ा, जो कि हाल्डेन समिति ने भी यही बात कही है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में क्या होगा कि बहुत प्रकार के विभाग हो जाएंगे जो संभालना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट्स है, इसमें विशेषता को अधिक महत्व नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर कुछ विशेष बातें हैं, विशेष कार्य करने की क्षमता है या उसमें विशेष योग्यता है, तो वो जो है क्या होता है कि उसका महत्व ही नहीं रह जाता है। सारा काम एक ही कार्यालय में होने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन बहुत कम काम करे और किसी प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तीसरा पॉइंट है कि इसमें विभाग बहुउद्देशीय कार्यों का संपादन करते हैं, जिससे विभिन्न विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद होते रहते हैं और कार्यों का दोहराव होने लगता है। चौथा पॉइंट है कि इन संगठनों में राजनीतिक दबाव अत्यधिक हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, इन विभागों में कर्मचारी सभी विषयों के जानकार हो जाते हैं पर किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हो पाते हैं। ठीक, अब जो चौथा पॉइंट्स है वो है स्थान, यानी प्लेस, पी से प्लेस, प्लेस स्थान या क्षेत्र। इसमें कहा गया है कि स्थान, प्रदेश या क्षेत्र भी कुछ संगठनों के निर्माण का आधार बन जाते हैं। किसी अविकसित क्षेत्र के लिए यदि यह आभास हो कि सामान्य विकास योजनाओं से उसका विकास हो पाना मुश्किल है, तब उसके विकास के लिए इस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र के गोरखा लोगों के लिए गोरखा पर्वतीय विकास परिषद एक काउंसिल बनाया गया है, डेवलपमेंटल काउंसिल है। ये किसके लिए है? गोरखा हिल के लिए है। दामोदर घाटी योजना है, दंडकारण्य योजना है,
इत्यादि है। भारत में विदेश तथा रेलवे मंत्रालयों के विभागों के गठन में इस पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, अब इसके भी कुछ पक्ष में तर्क है, या यूं कहें क्या है, लाभ है। क्या लाभ है? ये लाभ है, पहला है कि व्यापक और विस्तृत आधार वाले मंत्रालयों के लिए यह वरदान है, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर विकेंद्रीकरण प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट्स है कि यह संगठन मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें यात्रा, दौरे, पत्र व्यवहार आदि खर्च कम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट्स है, ऐसे संगठनों में समन्वय सुविधाजनक हो जाता है। चौथा पॉइंट्स है, क्षेत्रीय संगठनों के कर्मचारी स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होते हैं। पांचवा पॉइंट्स है कि अविकसित तथा अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास में ये संगठन बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगला पॉइंट्स है, ऐसे संगठनों में कार्यक्रम और योजनाओं को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, अब इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिया गया है, या यूँ कहें कि इसका कुछ डिमेरिट्स है, हानि है या डिसएडवांटेज है। क्या है? पहला है कि क्षेत्रीय आधार पर गठित संगठनों के लिए अलग से नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे होता क्या है कि वे राष्ट्रीय नीतियों से मेल नहीं खा पाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट्स है कि ये संगठन क्षेत्रीय भावना को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा पॉइंट्स है, ऐसे संगठनों में राजनीतिक दबाव अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला पॉइंट्स है, इनसे प्रशासन में अकुशलता आती है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हो जाती है, जो स्थानीयता की भावना से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट्स है कि इसके द्वारा श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट्स है, छठा पॉइंट्स, ऐसे संगठनों में या क्षेत्र में प्रभावी गुट अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? अनुचित जो मांग है, जो कि मांग नहीं होना चाहिए, उसे भी जो है मनवाने में ये क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपका संगठन के आधार, जो कि 4 प्रकार का आधार हमने कहा, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, यानी 4P। किसने दिया है? लूथर गुलिक ने दिया है। इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक।